everyone, welcome to Chan Chapters. My name is Dishita. आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज फॉर क्लास 10th साइंस सीबीएसई. यस गाइज, आपको पता है कि 2 महीने बाद आप लोग के बोर्ड्स हैं एंड प्रोबेबली अभी आपके प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 चल रहे होंगे. तो आज के वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी. साइंस के अंदर चैप्टर वाइज बात करेंगे, कौन सा चैप्टर की कितनी वेटेज है एंड उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो. सो गाइज, सबसे पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. 7 मार्क्स का आपका ये चैप्टर आएगा, 7 मार्क्स का आएगा. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अगर आपको 11th 12th में भी साइंस लेनी है, केमिकल इक्वेशन लिखना, रिएक्शंस आपको अच्छे से आने चाहिए. सो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन 7 नंबर का आएगा. सबसे पहले आपको इसमें केमिकल इक्वेशंस बनाना सीख लेना है, सिंबल्स वगैरह सीख लेना है, पीरियोडिक टेबल के जो सारी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए. केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना भी आना चाहिए, क्योंकि बैलेंसिंग के भी जो है 1 या 2 नंबर में क्वेश्चंस आ जाते हैं. टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए, वेदर इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डीकंपोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, जो भी है ये सारे जो आपको रिएक्शंस हैं आपको आने चाहिए विद एग्जांपल्स. ठीक है, विद एग्जांपल्स आपको आने चाहिए, क्योंकि इसमें 1 और 2 मार्क्स से क्वेश्चंस भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आ जाते हैं एंड इनकी एक्टिविटीज भी दी हुई है आपकी बुक में. ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज भी आपको इन सब रिएक्शंस की पढ़नी है, अच्छे से एनसीईआरटी करनी है. ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इसके बाद एक लास्ट टॉपिक भी आता है कोरोजन एंड रैंसिडिटी का. वो आपका शायद सिलेबस में नहीं है, बट आप पढ़ लो यार, छोटा सा ही टॉपिक है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जो है सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चैप्टर 2 की बात करें, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, 6 मार्क्स का आएगा. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, थोड़ा बड़ा भी चैप्टर है ये, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसिस सॉल्ट्स की. ठीक है, डिफरेंशिएशंस आपको पता होना चाहिए, आपने अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा. पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये सारी चीजों के आपको डिफरेंसेस आने चाहिए. एसिड्स में क्या होती है प्रॉपर्टीज, बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, सॉल्ट्स कैसे बनती है. ठीक है, एंड यू हैव टू सी द एसिड एंड बेसिस का क्या रिएक्शन होता है, क्या रिएक्शन होता है एसिड्स का विद मेटल्स. ये वाली सारी इक्वेशंस आपको जो है एकदम याद होनी चाहिए. एंड इस पे जो है बुक में एक्टिविटीज दी हुई हैं, सो यू शुड गो थ्रू इट. तो आपको रिएक्शन विद मेटल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो ये वाली जो रिएक्शन है आपको इसके एग्जाम्पल, पूरी रिएक्शन आपको विद एग्जाम्पल याद होनी चाहिए. नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ आयंस. सेपरेशन ऑफ आयंस की भी एक्टिविटी दी हुई है, प्लीज गो थ्रू इट. आयंस कैसे सेपरेट होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस, ऑक्सीजन आयंस, ये सारे कैसे सेपरेट होते हैं विद साइंस, ये सब चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि आप 11th क्लास में जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपकी ये नॉलेज. एंड उसके बाद जब आप आगे टॉपिक्स में जाएंगे, पीएच आपको पता होना चाहिए. इस पे एमसीक्यूज भी बहुत आते हैं कि एसिड्स की क्या पीएच होती है, बेसिस की क्या पीएच होती है. ठीक है, तो ये आपको पीएच के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. देन लास्ट में बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर के बीच में डिफरेंस बहुत बार आ जाता है. प्लीज आप जो है रेफरेंस जो बुक है उनसे भी ये सारे क्वेश्चंस करिए. इसमें बहुत ज्यादा 2 to 3 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चंस में आपको जो एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ती है. एंड यहाँ पे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर के बीच में डिफरेंसेस, इनके जो है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन भी आपसे पूछ ली जाती हैं. देन प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर की इक्वेशंस. ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए. एंड एक और छोटा सा टॉपिक भी होता है लास्ट में है इस चैप्टर के, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इसकी डेफिनेशन बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आती है, आपके प्री बोर्ड्स में भी आ सकती है. तो इसके लिए जो आपको अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी होगी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला भी टॉपिक कर लेना. तो ये थे फर्स्ट 2 चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो गाइस, चैप्टर नंबर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो आपका 6 मार्क्स का आएगा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सबसे पहले आपको क्या कर लेना है इस चैप्टर में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट. एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए. मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. बताओ कौन सा मेटल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे. यस गाइज, यू आर राइट, मर्क्यूरी. ठीक है, तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं. एंड इसके अलावा मेलिएबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है. ठीक है, ये सारे जो टर्म्स हैं आपको पता होने चाहिए. ठीक है, तो ये एग्जांपल्स भी साथ में याद कर लेना. एंड ऑल्सो एक्टिविटीज दी हुई हैं इस वाले चैप्टर में बहुत सारी, इंक्लूडिंग मैग्नीशियम रिबन वाली. ठीक है, तो आपको ये वाली एक्टिविटी भी अच्छे से कर लेनी है. इससे रिलेटेड भी 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं.
देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, उनका रिएक्शन, मेटल का रिएक्शन विद एयर, वाटर, एसिड्स, एक्वा रीजिया क्या होता है, ये सब पे 1 और 2 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इस पे भी जो है आपको अच्छे से कर लेना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। एंड इसके बाद बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, कि कौन से मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज, वो कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है, कौन सा हाईली रिएक्टिव है, ये भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज पूरी तरीके से याद होनी चाहिए। मैं आपको पहले बता रही हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब आप 11th क्लास में जाएंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहीं से आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज आप अच्छे से कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आनी चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। इसी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है, कैथोड एनोड वाली जो है आपकी एक एक्टिविटी है, तो प्लीज उसको भी अच्छे से कर लेना। एंड या मेटल एंड नॉन मेटल में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कमिंग टू चैप्टर नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, आप 11th में जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बी अ सेपरेट यूनिट ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ठीक है, अलग हो जाएगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अलग हो जाएगी। तो उसमें आपको मैं बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है, ये 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अगर इसमें बात कर ले, सबसे पहले आपको पढ़ना है बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स, सारे बॉन्ड्स आपको पढ़ लेने हैं। डायग्राम्स आपको आने चाहिए, जो डॉट स्ट्रक्चर्स हैं, जो सिंपल डॉट स्ट्रक्चर्स बुक में दे रखे हैं वही काफी हैं, उनको कर लो। अगर ज्यादा भी करने हैं डॉट स्ट्रक्चर्स तो आप रेफरेंस बुक से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ कार्बन के 2 पॉइंट्स हैं, बुक में से एनसीईआरटी में से अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, 1 और 2 मार्क्स में आ जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, हैलोजन, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, ये सारे जो हैं फंक्शनल ग्रुप्स, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नॉमेनक्लेचर आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, आप जो है अपनी रेफरेंस बुक से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और ज्यादा नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ है, अगर आप रेफरेंस बुक्स में जाएंगे तो ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, इफ यू वांट टू डू डिटेल स्टडीज, क्योंकि कभी कभार कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो आपको ये सब आना चाहिए। 1 और 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। सैचुरेटेड के जो है, जैसे आपको ये आने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मिथेन है ना, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, ये तो बहुत इजी वाला है, मिथेन, मिथीन, ठीक है। इसके बाद इथेन, इन सबके ऐसे डायग्राम्स आपको आने चाहिए, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि ये भी आ जाते हैं आपके 2 to 3 मार्क्स में। ऑल्सो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कंबशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी भी एक्टिविटी दी है, पूरी रिएक्शन विद इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड केमिस्ट्री यहाँ पे हमने रैप अप कर लिया है। केमिस्ट्री में यही 4 चैप्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाले जो टॉपिक्स है वो भी मैंने बता दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले यार तुम लोगों के लिए ना सिलेबस बहुत ज्यादा ईजी है, मतलब आई रिमेम्बर मेरे टाइम पे ज्यादा चैप्टर्स थे। एंड आई रिमेम्बर केमिस्ट्री में एक चैप्टर था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ओ माय गॉड वो इतना डिफिकल्ट था। तुम्हारा तो वो भी हट गया है, बायो में से भी चैप्टर हट गया है, इतना सिलेबस कम हो गया है, तो यार घबराना किसी को भी नहीं है, सिलेबस काफी ज्यादा कम है। तुम लोगों पे जो एकेडमिक प्रेशर था उसको कम करने के लिए ही सीबीएसई ने इतना कम करा है सिलेबस, एंड बहुत ज्यादा ईजी है। तो चलो बायो में स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बायोलॉजी का है वो है लाइफ प्रोसेसेस, जो 9 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस 9 मार्क्स का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझ लो। इतने डायग्राम्स हैं इसमें, इतनी डिटेल्ड वाले जो हैं क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, कोई भी टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। तो सबसे पहले बता देती हूँ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की एक जो है इक्वेशन दी हुई है इसमें, ठीक है, बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको वो भी जो है अच्छे से रट लेनी है एनसीईआरटी में से। इसके बाद न्यूट्रिशन इन अमीबा, इसका डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है 5 मार्क क्वेश्चंस में भी, कि न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे होती है, उसका डायग्राम बना दो, बहुत इजी सा डायग्राम है, वो भी कर लेना, ठीक है। एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ साथ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय मेनी पाथवेज, ठीक है, ये प्रॉपर ऐसा सा जो है आपने देखा होगा आपकी बुक में, ऐसा सा डायग्राम दिया हुआ है। बहुत बार इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, ठीक है, कि ब्रेक डाउन कैसे होता है ग्लूकोज का, ठीक है, एनारोबिक, एरोबिक जो सारी रिएक्शन है इसका पूरा पाथवे दिया हुआ है, तो इसमें काफी बार जो है फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनसीईआरटी में से कर लेना। हार्ट्स एंड लंग्स के जो सारे डायग्राम है, पूरा जो है इसमें जो भी है, बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो हार्ट को भी अच्छे से, लंग्स को भी, इसका भी पूरा जो है टॉपिक कर लेना। हार्ट का जो है डायग्राम अपने टीचर से सिंप्लीफाइड डायग्राम जो है आप पूछ लेना, क्योंकि बुक में थोड़ा टिपिकल डायग्राम है, तो आप अपनी जो क्लास टीचर है, जो भी आपकी टीचर है बायो की, उससे एक सिंप्लीफाइड डायग्राम सीख लो, ठीक है। मैंने भी जो है मेरे टाइम पे
मेरे को हार्ट का डायग्राम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता था, एंड यू नो इसकी प्रोबेबिलिटी कम ही होती है कि आपको हार्ट का डायग्राम आए, बट आ भी सकता है, ठीक है। तो सीखना तो है, तो सिंपल सा डायग्राम अपने टीचर से जो है पूछ लो कि कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन भी सीख लेना, बहुत बार आ जाता है इसका भी डायग्राम। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। हीमोडायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, ये सब अच्छे से पढ़ लेना। एक्सक्रीशन प्लांट्स में कैसे होती है, बहुत छोटा सा टॉपिक है एट द एंड ऑफ द चैप्टर। एक्सक्रीशन कैसे प्लांट्स में होगी, ये तो एक्सक्रीशन हमने देख लिया कि ह्यूमंस में कैसे होगी, वो तो है ही इंपॉर्टेंट। एंड डायलिसिस वाला भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन प्लांट्स में कैसे होगी, इसमें भी जो है कभी कभार 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बहुत पिद्दी सा छोटा सा चैप्टर है, एंड 6 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा, ठीक है। वेटेज ठीक ठाक ही है, 6 मार्क्स काफी होते हैं यार, तो इसको भी हल्के में मत लेना, छोटा सा चैप्टर है बट हल्के में मत लेना। इसमें भी जो है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर एंड सब जो पार्ट्स है न्यूरॉन के आपको अच्छे से पता होने चाहिए, कौन सा पार्ट क्या करता है, ठीक है, क्या होता है पूरा न्यूरॉन। आप जो है इसका बहुत बड़ा डायग्राम आ जाता है, तो इसको तो अच्छे से कर लेना। ब्रेन भी अच्छे से पढ़ लेना, डायग्राम के चांसेस कम ही है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मेल्स में कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, फीमेल्स में कौन सी होती हैं, ये भी डायग्राम दिया हुआ है बुक में, अच्छे से पढ़ लेना। कभी कभार फिल इन द ब्लैंक्स में या एमसीक्यूज में आ सकता है। प्लांट हार्मोन्स कौन से होते हैं, साइटोकाइनिन एक्सेट्रा, ये सब जो है आपको अच्छे से कर लेना है। तो ये तो हो गए आपके बायो के फर्स्ट 2 चैप्टर्स। तो गाइस अब आ जाते हैं बायो के 3rd चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 7, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। 6 मार्क्स का आएगा ये चैप्टर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग क्या होता है अच्छे से पढ़ लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरिएशंस क्या होते हैं, इसका इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद फिजन में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन किस में होता है, बाइनरी फिजन अमीबा में होता है, प्लाज्मोडियम में आपका मल्टीपल फिजन होता है, ये आपको पता होना चाहिए विद डायग्राम्स। फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, रीजनरेशन, ठीक है, प्लेनेरिया में होती है रीजनरेशन। बडिंग इन हाइड्रा, पूरा जो है इसका डायग्राम भी आपको आना चाहिए, बहुत बार आता है बडिंग इन हाइड्रा का डायग्राम, ठीक है। एंड स्पोर फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये सब भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, इसका जो आपका डायग्राम है स्टिग्मा का, पॉलन जो गिरता है, ठीक है, वो पूरा डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए। जर्मिनेशन पूरी तरीके से आपको ये आना चाहिए। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन, ठीक है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ डायग्राम में बात करें, मेल का डायग्राम नहीं आएगा, ठीक है, आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछ सकते हैं लेकिन बनाने को नहीं आएगा। एंड ड्रॉ करने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, 5 मार्क्स का आएगा। एंड इसमें से जो है एवोल्यूशन वाला पार्ट जो है कैंसिल हो गया है, ठीक है, सिर्फ हेरिडिटी आएगा, बहुत इजी हो गया है आपके लिए। हेरिडिटी में सबसे पहले मेंडल लॉज पढ़ लेना, क्रॉस जो है बनाना सीख लेना, बहुत बार केस स्टडी आती है इसमें, ठीक है। तो मेंडल लॉज पढ़ लेना, क्रॉस कैसे बनाते हैं अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट इज रिसेसिव ट्रेट्स, डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, कब आते हैं, डोमिनेंट कौन से होते हैं एंड रिसेसिव कौन से होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सेक्स डिटर्मिनेशन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट ये है सेक्स डिटर्मिनेशन, आपको पूरा पूछ लेते हैं कि कैसे आप डिटरमाइन करोगे, ठीक है, पूरा आपसे पूछ लेते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला फुल जो है लॉन्ग आंसर के लिए आपको 5 नंबर के लिए जो है आपको तैयारी करनी है, ठीक है। एंड चैप्टर नंबर 13 जो है बायो का लास्ट चैप्टर, दैट इज आर एनवायरमेंट, बहुत ही पिद्दू सा चैप्टर है, 5 मार्क्स का आएगा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये पढ़ लेना। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, फूड चेन्स, ठीक है, फूड चेन के एग्जांपल्स, फूड वेब्स क्या होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बायो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन वगैरह आप अच्छे से कर लेना। ओजोन डिप्लीशन वाला प्रोसेस, ओजोन डिप्लीशन जो है एनवायरमेंटल कंसर्न्स के अंदर, वो कर लेना। एंड यहाँ पर बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं फिजिक्स की तरफ। सबसे पहले चैप्टर 9 लाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी लगता है। इनफैक्ट जब मैं क्लास 10th में थी मुझे लाइट चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता था। इमेज फॉर्मेशंस, रे डायग्राम्स इतना प्रॉब्लमेटिक होता था, इतने न्यूमेरिकल्स होते थे इसमें। बट आप लोग एनसीईआरटी को अच्छे से कर लो एंड देन इस चैप्टर को रेफरेंस बुक से जरूर करना है, क्योंकि इस पे एन नंबर ऑफ चीजें आ जाती हैं, शॉर्ट आंसर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, एंड आपके डायग्राम्स आ जाते हैं, फॉर्मूलाज आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, एवरीथिंग in this chapter is important, ठीक है। but still I am going to tell you the most important topics starting with reflection and refraction तो अच्छे से करना ही है। कन्वेक्स कनकेव मिरर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि क्या कन्वेक्स होता है, क्या कॉन्केव होता है, ऑलराइट। एंड देन वी हैव रे डायग्राम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। रे डायग्राम्स आपको अच्छे से कम 10-20 बार ड्रॉ करके भी देखना है, सिर्फ आपको बुक से नहीं देख लेना, आपको ड्रॉ करके भी खुद से देखना है। रे डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर में ना बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हर टॉपिक से बन जाते हैं, ठीक है, चाहे वो पावर हो, लेंस का फॉर्मूला हो, मिरर फॉर्मूला हो, सब में से आपके यहाँ पर न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो डायग्राम्स के साथ साथ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी के बैक में जो न्यूमेरिकल्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद इमेज फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, टेबल्स दिए हुए हैं फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होगी, ठीक है, कैसी इमेज फॉर्म होगी, उसका नेचर, एवरीथिंग यू हैव टू लर्न विद द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मिरर फॉर्मूला, अगेन मैं बोलूंगी मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन में से न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसको आपको बुक से भी प्रैक्टिस करना है एंड आपको जो है रेफरेंस बुक से भी प्रैक्टिस करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चंस भी बन जाते हैं थ्योरी के भी एंड आपके न्यूमेरिकल्स तो आते ही आते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट एक बार अच्छे से बुक से भी पढ़ो एंड इस पे वीडियोस वगैरह देखो, इजी हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स भी, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, मैं बता रही हूँ ना, इस चैप्टर का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है एंड डिफिकल्ट भी लगेगा तुम्हें। पावर के बारे में, पावर का छोटा सा फॉर्मूला दिया हुआ है लास्ट में, ठीक है, शॉर्ट इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 10 दैट इज ह्यूमन आई, बहुत छोटा सा चैप्टर है एंड 4 मार्क्स का ही जो है इसकी वेटेज है। इसमें सबसे पहले आपको ह्यूमन आई कर लेनी है, डायग्राम के चांसेस कम होते हैं बट ह्यूमन आई के बारे में एवरी पार्ट यू हैव टू नो अबाउट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वी हैव डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया वगैरह, यू हैव टू डू, डिफेक्ट्स को अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, इसका डायग्राम भी आ जाता है एक छोटे से एक्टिविटी बॉक्स में, इसका डायग्राम दिया हुआ है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म आपको कर लेना है। देन डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म भी आपको करना है, ठीक है, थ्रू प्रिज्म। इसका जो डायग्राम है बहुत बार एग्जाम्स में आता है डिस्पर्जन का, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कलर ऑफ सन, सन का कलर सनराइज में कैसा होता है, सनसेट में कैसा होता है, स्काई का कलर जो है ब्लू क्यों होता है, ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आ सकते हैं एंड इसके आंसर्स जो है आपके 2 to 3 मार्कर्स आ सकते हैं। ऑलराइट, देन वी हैव टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट भी कर लेना, इसमें से थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे। बेसिकली इस चैप्टर में से ह्यूमन आई में से आपके थ्योरी क्वेश्चंस ही आएंगे। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी और लाइट चैप्टर में स्टूडेंट्स को मोस्टली दिक्कत होती है एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है बट इलेक्ट्रिसिटी लाइट में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एंड आई वुड से इस चैप्टर का हर टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी डिटेल, ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई वुड से ये तो पूरा आप कर लेना, इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये तो करना ही करना है पूरा, बट स्टिल मैं आपकी जो है तसल्ली के लिए बता देती हूँ। फर्स्ट इज ओम्स लॉ, सबसे पहले चैप्टर ओम्स लॉ से शुरू होता है, उस पे क्वेश्चंस, उसका फॉर्मूला, एवरीथिंग यू शुड नो। सर्किट डायग्राम्स आपको अच्छे से आने चाहिए। रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेजिस्टेंस, ये भी आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे। देन वी हैव रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, इसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपको फॉर्मूला आएगा, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर पे भी आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो ओवरऑल दिस चैप्टर इज रियली इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स दैट इज चैप्टर नंबर 12, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगेन दिस इज अ वेरी डिफरेंट चैप्टर, ये भी बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है क्योंकि थोड़ा डिफरेंट लगता है, बट 5 मार्क्स का आएगा तो कोई टेंशन नहीं है, हो सकता है एक टॉपिक में से सिर्फ एक क्वेश्चन आ जाए एंड छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, 1-2 बार करोगे समझ आ जाएगा। सबसे पहले कर लेना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है विद डायग्राम, एक्टिविटीज इस चैप्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, अगेन इसकी एक्टिविटी है, डायग्राम्स यू शुड नो कि मैग्नेटिक फील्ड की जो है कैसे रन करेंगी थ्रू करंट कैरिंग कंडक्टर। देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, दैट आल्सो यू हैव टू डू, इस पे जो है एक्टिविटीज है, इसको अच्छे से कर लेना। देन राइट हैंड थंब रूल, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं राइट हैंड थंब रूल पे। देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू सर्कुलर लूप, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डायग्राम भी आ जाता है, डायग्राम भी आ जाता है, अच्छे से कर लेना। एंड देन वी हैव फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। ये जो पूरा चैप्टर है ना आपको रेफरेंस बुक से जरूर करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हैं राइट हैंड थंब रूल पे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल पे, तो यू हैव टू डू दिस चैप्टर फ्रॉम रेफरेंस बुक ऑल्सो। देन वी हैव इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का पूरा डायग्राम, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम फुल जो है, इसका आंसर कि क्या होता है, कैसे कंस्ट्रक्शन है, एंड इलेक्ट्रिक जो है जनरेटर, ये भी आपको पता होना चाहिए, लॉन्ग आंसर आ सकते हैं विद डायग्राम, ठीक है। देन एट लास्ट वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में भी पढ़ना है, ये भी रेफरेंस बुक से पढ़ना, बहुत ज्यादा नहीं दिया है एनसीईआरटी में।
फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ओवरऑल ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिजिक्स का लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक करंट, जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये तो अच्छे से कर लेना। इसमें बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो ओवरऑल चैप्टर आपको आना चाहिए। बाकी जो चैप्टर्स हैं साइंस के, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कर लोगे ना, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके सीबीएसई में। एंड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने मास्टर करे थे एंड मेरे को मेरे सीबीएसई क्लास 10th में 100 on 100 मिले थे। मैं मजाक भी नहीं कर रही हूँ, मुझे 100 on 100 मिले थे इन साइंस इन क्लास 10th। एंड दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो बहुत लंबा हो गया था, बट आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर है एंड आप ये पूरा सिलेबस अच्छे से करेंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स। आपके बोर्ड्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, सो ऑल द बेस्ट। इसके बाद मैं आपको थोड़े टाइम बाद ही मिलूंगी एंड होपफुली मैं आपको बस नेक्स्ट मंथ ही मिलूंगी, दैट इज जनवरी। तो नए साल में मिलेंगे क्योंकि मेरे भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं इन सेमेस्टर्स। एंड मैं आपको अब अगले महीने मिलूंगी, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा वीडियोस के लिए, बट उसके बाद मैं बहुत अमेजिंग वीडियोस आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर लाऊंगी। एंड तब तक बने रहिए, रिवाइज करते रहिए, लर्न करते रहिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।